नमस्कार। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज में आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स है क्या? तो इसको अगर तोड़िएगा तो दो भाग में आएगा, बायो के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये चीज़ है। तो इसमें आप लोग ये देखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने हैं, उस चीज़ की बात होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। तो पूछा जाता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ से बना है कि नहीं बना है। अर्थ क्रस्ट की बात होगी, लिविंग टिश्यू की बात होगी, इसकी बात हो रही है कि क्या एबंडेंट में है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, किस चीज़ का अर्थ क्रस्ट में, उसकी बात होगी। तो एक जो सबसे पहले जो इन लोग देखते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो वो लोग देखते हैं कि मतलब कैसे हम लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लिविंग टिश्यू को लिया, ठीक है, और उसको ग्राइंड किया किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, मोटर और पेस्टल से। याद है, जो एक गोल सा कटोरी जैसा रहता है, इसके अंदर में ऐसे ऐसे करके जैसे धनिया पत्ता वगैरह पीसते हैं, उसी टाइप से। ठीक है, तो उनको क्या मिला, एक थिक स्लरी मिला। उसमें उन लोगों ने क्या किया, तो जैसे हम लोग होता है ना कि कोई भी चीज़ को रस को निकालते हैं, निचोड़ते हैं, तो कॉटन का जो था कपड़ा, उसके अंदर जैसे पतला सा कपड़ा है, उसके अंदर में उसको रखा और उसके बाद उसको जोर से दबाया ताकि जो रस है वो अंदर की तरफ गिर जाए। फिल्टर किया, और टेक्निकली अगर और उसको बढ़िया से बोले कि फिल्ट्रेट नहीं बोले, तो उसको बोलेंगे कि उसमें जो पाया गया वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था। ठीक है, एक जो था फिल्ट्रेट था और दूसरा जो था वो एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट था, और एक था एसिड इनसॉल्युबल फिल्ट्रेट। तो साइंटिस्ट वगैरह जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो कंपाउंड थे वो किस में थे, एसिड सॉल्युबल पूल में पाए गए। ठीक है, और इनमें कौन कौन सा है वही सब ये लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ठीक है, अब इसमें से इस डिब्बे में से क्या पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वेट किसका पूछेगा, तो याद रखिए किसका है, किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या है, कार्बन। तीसरे नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन। तो ये तीनों याद रखना है। किस पे, परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी में कौन सा है पूछेगा। मुंह खोल दीजिएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता होगा नहीं, बोलिएगा कहाँ से आ गया भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। तो मुश्किल कुछ नहीं था, सब एनसीईआरटी से ही आ रहा है, याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका, ऑक्सीजन, फिर किसका, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इन सब में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बोल रहा है कि जो भी कार्बन कंपाउंड है जो कि लिविंग टिश्यू से हमें मिलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बोला जाता है। फॉर्मूला ये सब आपको अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, फिर ये लोग बोले कि आपको पता है एल्डिहाइड, आपकी ज़िंदगी में कभी एल्डिहाइड आया हो, आपने पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कीटोन पढ़ा हो, सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये सब ग्रुप पढ़ा हो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड पढ़ा हो, तो ये सब चीज़, अल्कोहल पढ़ा हो, OH ग्रुप, ये सब चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, वही सब बोल रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, एमिनो ग्रुप, यही सब चीज़ बात कर रहा है। अभी तक कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए। ठीक है, फिर ग्लाइसिन वगैरह, एलिनिन, इन सब की बात कर रहा है कि जो कि ड्यूटेराइन में जो है सो कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है अब वो देखिए। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, कुछ एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक का एग्जांपल आपसे एनसीईआरटी से पूछ सकता है, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल लाइजिन, और न्यूट्रल का एग्जांपल वेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक, तो लाइजिन, याद रखना। बेसिक का एग्जांपल लाइजिन, बेसिक का एग्जांपल नाइट्रिन, न्यूट्रल का वेलिन। लिख लीजिए, ये आएगा। बेसिक का एग्जांपल क्या आ जाएगा, बेसिक का एग्जांपल लाइजिन, न्यूट्रल का वेलिन। ठीक है, न्यूट्रल है तो वेलिन, न्यूट्रल है तो वेलिन, न्यूट्रल क्या है, वेलिन, न्यूट्रल क्या है, वेलिन, याद रखना है। ठीक है, फिर लिपिड के बारे में एक स्टेटमेंट पूछेगा कि लिपिड वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, लिपिड क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, याद रखना है। फिर आपसे मैं आपको दो चीज़ बोलूँगा, मेरी बात मानिए, बस दो चीज़ याद रखिए। एक है एराकिनोइड एसिड, क्या है, अराकिनोइड एसिड। इसमें पूछ सकता है आपको कितने कार्बन होते हैं, तो 20। ए से याद रखिए, एराडिनोइक एसिड, जो भी है नाम, छोड़िए नाम से क्या है। ठीक है, ये देखिए एराकिडोनोइक एसिड, इसमें 20 कार्बन। और एक आता है पाल्मिटिक एसिड, क्या है, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक में 16। बस मैं आपको यही दो बोलूँगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जाम में आ गया। ठीक है, एराकिडोइक एसिड कितना, 20 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, याद रखिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा हूँ रखने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है क्या लिपिड के बारे में, कि लिपिड को तोड़िए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ पता है आपको। ट्राइग्लिसराइड के बारे में पूछ लेते हैं क्या है, तो ये क्या है, फैट है। क्या है, फैट है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगा, ऑयल का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ऑयल का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि विंटर में वो जम जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीज़ उस दिन जब सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा था मैंने, तो आपको फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था ना,
तो वही है, फॉस्फोलिपिड होता क्या है, कुछ लिपिड जो होते हैं जिसके में फॉस्फोरस होता है, कुछ लिपिड जो होते हैं ना उसके में फॉस्फोरस होता है, उसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अब ये चीज़ बोल रहा है कि नाइट्रोजन बेस होते हैं ATGC, वही जो DNA में पढ़ाया था, ये सब चीज़ वही न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, शुगर है, बेस है, शुगर है, बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तीनों को धोएगा, टाइड, न्यूक्लियोटाइड तीनों को धोएगा। न्यूक्लियोटाइड कितने कपड़े धोएगा, 3, शुगर, बेस, फॉस्फेट। वही अगर न्यूक्लियोसाइड बोलेगा, न्यूक्लियोसाइड मतलब एक को साइड कर दिया, अब इसके में 2 होंगे, तो शुगर और बेस ही बचा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया। टाइड में तीनों को धोएगा, साइड में बस 2 को धोएगा, याद रहा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था DNA RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, बट RNA चूंकि स्टेबल होता है, इसके में T पाया जाता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वही DNA में पाए जाने वाले ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, ये सब चीज़ें आपको उतना इसमें मतलब नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को, ठीक है। पिगमेंट का एग्जाम्पल तो कैरोटीनॉइड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब एंथीसानिन है, वाटर सॉल्युबल है, याद रखना है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से टॉक्सिन का याद रखना है, अबरी टॉक्सिन पियेंगे, अबरी टॉक्सिन पियेंगे। बिहार का मैथिली वर्ड है अबरी, मतलब इस बार, अबरी मतलब इस बार, तो अबरी मतलब टॉक्सिन मतलब अबरीन रियासिन, ठीक है। ड्रग्स में ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, अच्छे से पता है। फिर आपसे टर्पेनॉइड्स, तो टर्पीन्स, तो मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, किसका एग्जाम्पल ये। फिर आपसे कल को क्वेश्चन पूछ सकता है मॉर्फिन किसका एग्जाम्पल है, तो एल्कोलाइड्स का। मॉर्फिन किसका एग्जाम्पल है, एल्कोलाइड्स का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिए, मेटाबोलाइट ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेगा कि मेटाबोलाइट के बारे में क्या है, ठीक है, मेटाबोलाइट वही हो गया कि बहुत सारे बायोमोलिकुल जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे मिलते हैं, एमिनो एसिड, शुगर, ये सब हो गया, ये क्या कहलाते हैं, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब बायो मैक्रोमोलिकुल सब तो मैक्रो में आ गया, आपको पता है क्या होगा, जिसका वेट वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये चीज़ देखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। फिर परसेंट में आपको बता दिया सबसे ज़्यादा, अब वहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ था, याद है ना, क्या बताया था, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिएगा तो वाटर बॉडी में सबसे ज़्यादा, वाटर बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा, वाटर, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। फिर इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, पता है आपको इंसुलिन हार्मोन क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, ग्लूकागॉन जो शुगर बहुत ज़्यादा बनाता है, उसके अगेंस्ट में कौन आता है, इंसुलिन, डायबिटीज़ को नॉर्मल करने के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस नाम है, ठीक है। टाइप 1, 2 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, एक होता है पहला डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, पता है, ठीक है। GLUT4 ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। GLUT4 का क्या काम होता है, बॉडी के जो सेल होता है उसमें ग्लूकोज का जो है ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है, GLUT4, इतना याद रखना, ठीक है। अब पता है कि आपको एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में बताया था, टोटल 20 एमिनो एसिड के बारे में आपको पता है कि होता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, याद है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फिर इसको लाइन स्टार मार्क कीजिए, 5 स्टार, 20 स्टार, किसी भी एग्जाम में छपेगा इस बार। कोलेजन जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, ध्यान से सुनिए, एक है एनिमल वर्ल्ड में, कोलेजन कहाँ पाया जाता है, एनिमल वर्ल्ड में, कहाँ पे, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछेगा तो कोलेजन, एनिमल वर्ल्ड में पूछेगा तो कोलेजन। वही अगर पूरी बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर देखिए, एनिमल हुआ इतना सा, बायोस्फीयर हुआ इतना सा, इसमें पूछेगा तो कोलेजन, क्या, कोलेजन। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेगा तो रूबिस्को, याद रखिएगा, रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आ सकता है, रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ पता है, फिर आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये पता नहीं, तो इसको मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या क्या है, याद रखिएगा। GF को क्यों मनाऊँ, GF को क्यों मनाऊँ, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, M फॉर मैनोज, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, M फॉर मैनोज, ये किसके एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड के। डाइसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा सुक्रोज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डाइसेकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सब बता दिया, DNA RNA में अंतर, ये सब चीज़ आप देख लीजिए, कई बार बता दिया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत बार बता दिया हूँ। AG को प्यूरिन कहते हैं, जो बच गया वो पिरामिडिन कहलाता है, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है सो प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। प्रोटीन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, ठीक है, 4 डिग्री भी होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, तो 3 डिग्री याद रखिएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर इज ऑब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा जो आपके काम का है। अब इंजाइम से, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, ये स्टेटमेंट सही है, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन सही है, वही पूछ देता ऑल प्रोटीन्स आर इंजाइम, गलत है,
ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन सही है, ठीक है। इंजाइम की क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो इंजाइम की क्लासेस को अगर आप देखिएगा तो आपको पता है कि इंजाइम का क्लास, देखिए ये वाला ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तब और एक्टिवेशन एनर्जी है तब, कि इसका अंतर ये बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद रखना है कि इंजाइम क्या करता है, इंजाइम का काम क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ देखिएगा। इंजाइम आपको पता है कि क्या होता है, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, वो क्या करते हैं, ठीक है, आपको पता है क्या करते हैं, इंजाइम का काम क्या है, आराम से जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने का काम है इंजाइम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या, देखिए फिर से एक बार अगर बताने को बता, तो इंजाइम है, इससे आके सबस्ट्रेट जुड़ा, तो पहले क्या बनेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर इंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ा तो क्या बनेगा, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, बाद में इंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, ठीक है। समझ में आ गया, यही चीज़ यहाँ समझा रहा है। एक्टिव साइट क्या होता है, पूछेगा एक्टिव साइट क्या होता है, जहाँ पे इंजाइम जाके बाइंड करता है। एक्टिव साइट क्या होता है, जहाँ पे इंजाइम जाके बाइंड करता है, ठीक है, ठीक है। इंजाइम किस किस चीज़ पर अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगा, पीएच बढ़ाएंगे तो भी इंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेम्परेचर और पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्लियर कट। पहले बढ़ेगा फिर रुक जाएगा। फिर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मानिए कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मैं एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ही की तरह दिखता हुआ आदमी आपके घर चला जाए तो माँ बाप को लगेगा ना कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, तो लेकिन असल में वो है तो नहीं। तो इंजाइम के ही तरह दिखने वाला वो उसके कम्प्लेक्स से जुड़ने लग जाए तो डेट इज नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जब उसकी तरह रिजेंबल करेगा, ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया। अब इंजाइम का क्लासिफिकेशन है, पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, दो वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, दूसरा है ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा किसी भी चीज़ का होगा। लाइएज होगा जो कि ग्रुप को हटाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड छोड़ देगा, ग्रुप को यहाँ से यहाँ हटाएगा और डबल बॉन्ड छोड़ देगा। हाइड्रोलिजेज वही हाइड्रोलिसिस में हेल्प करेगा। आइसोमरेज जो इंट्रा कन्वर्जन होता है आइसोमर वाला वो, और लाइगेज का काम होता है दो को जोड़ना, ठीक है, यही 6 है, ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज, ये नाम आपको सुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसका आता है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर में 2-3 चीज़ होते हैं, एक होता है बहुत टाइटली जुड़ा रहेगा तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो जो कि मतलब इंजाइम जो भी बॉन्ड कम्प्लेक्स बनाएगा ना भाई इंजाइम, उसके साथ बहुत टाइटली जुड़ा रहेगा, क्या होता है वो, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप से कल को आपको क्वेश्चन पूछ दे, प्रोस्थेटिक ग्रुप आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए इंजाइम से रिलेटेड है और ये बहुत टाइटली अटैच्ड होगा, बस आपके दिमाग में यही आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको बाकी ये सब चीज़ देख लीजिए कि NAD जो है ये किसका मतलब पार्ट है, तो ये नियासिन है एक विटामिन, उसका पार्ट है। यहीं पर आपको मैं बता दूं कि विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, विटामिन B, C, इन सब के बारे में, D, इन सब का नाम आपको एक एक करके पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंजाइम है, इंजाइम के अंदर में कोफैक्टर होता है जिसके कारण इंजाइम काम करता है। अगर आप उस कोफैक्टर को निकाल दीजिएगा तो इंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो इंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोफैक्टर्स। अब क्या है उतना डिटेल में नहीं जाना है, नाम सुना होना चाहिए। इंजाइम के पास क्या होता है, कोफैक्टर, जो कि उसके किस चीज़ के लिए काम होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना घटाना, कैटलिस्ट की तरह काम करना। इंजाइम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब ये टेबल पढ़ लीजिएगा, ये टेबल में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। मैं अभी लिख के दे तो ये टेबल में से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ऊपर नीचे मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है। इस टेबल में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।